हम आमतौर पर ना जब भी हम अंतरिक्ष या स्पेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बस एक अनंत, खामोश और बिल्कुल खाली अंधेरा। हाँ, एकदम शांत। राइट। ऐसा लगता है कि वहां बस एक बेतरतीब बिखराव है। मतलब कुछ पत्थर हैं, गैस के बादल हैं और बस अथाह शून्य। और ये एक बहुत ही आम धारणा है। मतलब जब हम रात के आसमान को देखते हैं हम्म। तो वो बिल्कुल एक रुकी हुई तस्वीर जैसा लगता है, हम्म। जिसमें लगता है कि कोई खास व्यवस्था ही नहीं है, जो जहां है बस वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम इस खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की गहराइयों में उतरते हैं तो वो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि ये ब्रह्मांड बेतरतीब नहीं है। ये एक बेहद सटीक मैथमेटिकल और अचूक व्यवस्था पर चल रहा है। तो आइए सबसे बड़े पैमाने से शुरुआत करते हैं, यानी हमारा कॉस्मिक एड्रेस। सबसे पहले अनंत ब्रह्मांड, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। राइट। उसके भीतर लाखों आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज हैं। फिर हमारी अपनी आकाश गंगा आती है, फिर हमारा सौर मंडल और अंत में हमारी पृथ्वी। इसको अम, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड अगर एक विशाल देश है तो आकाशगंगाएं उसके राज्य हैं और सौर मंडल हमारा एक छोटा सा शहर है। बहुत खूब। और हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या मिल्की वे है। अब इसमें एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है। प्राचीन भारत में इस मिल्की वे को देखने का नजरिया बड़ा ही काव्यात्मक था। अच्छा, क्या कहते थे? इसे कहा जाता था आकाश में प्रकाश की बहती नदी। आकाश में प्रकाश की बहती नदी। वाओ! ये सुनकर ना एकदम से एक आहा मोमेंट महसूस होता है। हाँ। आज की इस चकाचौंध और पोल्यूशन में तो हम ऊपर देखना ही भूल गए, लेकिन हमारे पूर्वज तारों की नदियों को पढ़ना जानते थे। बिल्कुल जानते थे। प्राचीन काल में दिशाएं तय करने के लिए तारों के समूहों का, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, भरपूर इस्तेमाल होता था। जैसे उर्सा मेजर या बिग बेर। और उसी का हिस्सा है सप्तर्षि यानी 7 तारों का समूह। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है जो हमेशा से मेरे दिमाग में था। बोलिए। जो ध्रुव तारा है यानी पोल स्टार, वो प्राचीन नाविकों के लिए एक तरह से जीपीएस का काम करता था। हाँ, बिल्कुल करता था। क्योंकि वो हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थिर रहता है। लेकिन लेकिन वो स्थिर क्यों रहता है? बाकी सारे तारे तो रात भर में अपनी जगह बदलते हुए लगते हैं ना? इसके पीछे का विज्ञान पृथ्वी के अपने अक्ष यानी उसके एक्सिस पर घूमने से जुड़ा है। देखिए, ध्रुव तारा कोई जादुई तारा नहीं है। राइट। ये महज एक संयोग है कि ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की बिल्कुल सीधे में स्थित है। अच्छा। जब पृथ्वी घूमती है तो आसमान के बाकी तारे अपनी जगह बदलते हुए लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी चलती हुई ट्रेन से बाहर देखने पर पेड़ पीछे जाते हुए लगते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ध्रुव तारा ठीक उस धुरी के ऊपर है जिस पर पृथ्वी घूम रही है, जैसे किसी लट्टू की बिल्कुल ऊपरी नोक होती है ना। लट्टू की नोक। एग्जैक्टली। तो बस इसीलिए वो अपनी जगह पर स्थिर नजर आता है। क्या बात है! मतलब ये सारा खेल सिर्फ पर्सपेक्टिव और अलाइनमेंट का है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा प्राचीन खगोल शास्त्रियों की बात करें हम्म। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य एक तारा है जिसके पास अपनी खुद की रोशनी होती है, और ग्रह वो हैं जो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। मतलब ग्रीक शब्द प्लानेटाई का तो मतलब ही है चारों ओर घूमने वाला। सही कहा। तारों के पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है क्योंकि वो गैसोल के गोले होते हैं, जबकि ग्रह केवल आईने की तरह काम करते हैं जो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। वही तो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज से 1500 साल पहले, हाँ, बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ये इतनी सटीकता से कैसे भांप लिया था कि पृथ्वी और चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत ही गहरी है। और यही आर्यभट्ट की बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो अंतरिक्ष को एक मैथमेटिकल मॉडल की तरह देखा था। ओके। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की छायाओं का यानी शैडोज का बहुत गहरा अध्ययन किया। जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है या जब चंद्रमा के अलग अलग आकार यानी फेजेस बदलते हैं, तो उन्होंने लॉजिकली ये समझ लिया कि चांद खुद प्रकाश नहीं दे रहा है, बल्कि सूर्य की रोशनी जिस हिस्से पर पड़ रही है बस वही हिस्सा हमें धरती से दिखाई दे रहा है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि बिना टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये डिड्यूस कर लिया। बिल्कुल। चलिए अब हम अपने इस ब्रह्मांडीय शहर से निकलकर सीधे अपने मोहल्ले यानी सौर मंडल की ओर चलते हैं। चलिए। इस व्यवस्था का मुखिया तो एक ही है, हमारा सूर्य, यानी द बॉस। हाँ,
और रोमन पौराणिक कथाओं में इसे सोल कहा जाता है, जिसका मतलब ही सूर्य देवता है। हम्म। और सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में बैठा ये सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। 10 लाख गुना? हाँ, और इसका खिंचाव बल यानी इसकी ग्रेविटी ही वो गोंद है जो इस पूरे सिस्टम को बिखरने से रोके रखती है। पर सूर्य की ऊर्जा को लेकर ना मेरे दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता है कि ये करोड़ों सालों से आखिर जल कैसे रहा है? वैलिड सवाल है। अगर ये कोयले या लकड़ी की आग होती तो अब तक कब की बुझ चुकी होती। तो ये नेचुरल रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इसके पीछे जो प्रक्रिया है उसको विज्ञान की भाषा में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन? हाँ, सूर्य के कोर में बहुत ही अत्यधिक दबाव और तापमान होता है। इतना ज्यादा दबाव कि हाइड्रोजन के परमाणु यानी एटम्स आपस में बेहद तेजी से टकराकर हीलियम बनाते हैं। ओके। और जब ये टकराव होता है तो ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट होता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि सूर्य के अंदर लगातार खरबों परमाणु बॉम्ब एक साथ फट रहे हैं। बाप रे! तो फिर ये पूरा का पूरा सूर्य फटकर बिखर क्यों नहीं जाता? और यही तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का कमाल है। कैसे? सूर्य की अपनी ही ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि वो उस अंदरूनी विस्फोट को बाहर जाने से रोकती है। इसे हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा। मतलब अंदर से विस्फोट उसे बाहर धकेलता है और बाहर से ग्रेविटी उसे अंदर दबाती है, और बस इसी परफेक्ट संतुलन की वजह से हमें लगातार रोशनी और ऊष्मा मिलती रहती है। क्या बात है! और नोट्स में मैंने पढ़ा कि ये रोशनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलकर पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेती है। बिल्कुल सटीक। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम सूर्य को कभी वर्तमान में नहीं देखते। हम हमेशा 8 मिनट पुराने सूर्य को ही देखते हैं। एग्जैक्टली। ये सच में फिजिक्स की सबसे खूबसूरत और थोड़ी डरावनी सच्चाइयों में से एक है। हाँ, वाकई। और समय के इसी भ्रम और गति से जुड़ा है हमारा अगला सबसे अहम विषय, ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमा यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन। राइट। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो हम सबने स्कूल की किताबों में पढ़ा ही है। अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना रोटेशन है, जिससे दिन और रात होते हैं, और सूर्य के चारों ओर अंडाकार यानी एलिप्टिकल कक्षा में घूमना रेवोल्यूशन है, जिससे साल बदलते हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम ग्रहों को बांटे तो आंतरिक ग्रह यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये ठोस चट्टानों से बने हैं और सूर्य के करीब हैं। हाँ, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये विशाल हैं और गैस तथा तरल पदार्थों से बने हैं। पर जो बात स्कूल की किताबों में ध्यान से नहीं पढ़ी जाती वो है इन गतियों के बीच का गणित। हाँ, जैसे हमारे कैलेंडर का लीप ईयर लॉजिक। हाँ, क्योंकि पृथ्वी का समय बिल्कुल सटीक 24 घंटे और 365 दिन तो है नहीं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लेती है। और यहीं पर मानव निर्मित कैलेंडर और प्रकृति के बीच की एक तरह की लड़ाई शुरू होती है। हमारी सुविधा के लिए हम एक साल में सिर्फ 365 दिन गिनते हैं, लेकिन वो जो अतिरिक्त लगभग 6 घंटे बच गए, उनका क्या होता है? उन्हें वेस्ट नहीं करते, उन्हें हर साल जमा किया जाता है। अच्छा। पहले साल 6 घंटे, दूसरे साल 12, तीसरे साल 18 और चौथे साल में वो पूरे 24 घंटे बन जाते हैं, यानी पूरा एक दिन। ओह! और यही वजह है कि हर चौथे साल हमारे कैलेंडर में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है, 29 फरवरी। क्या लॉजिक है! मतलब ये प्रकृति के उस बचे हुए समय के खुले पैसों को बैलेंस करने का हमारा शानदार तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये तो चली हुई पृथ्वी की बात, जहां समय हमारे हिसाब से अनुकूल है। लेकिन जब हम चरम समय यानी एक्सट्रीम टाइम की बात करते हैं तो इस सौर मंडल में कुछ बहुत ही अजीब नियम काम करते हैं। वहां लॉजिक अलग हो जाता है। हाँ, जैसे सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी है, वो सिर्फ 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, यानी वहां हर 88 दिन में नया साल आ जाता है। लेकिन असली पहेली तो शुक्र यानी वीनस ग्रह है। हाँ, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसका आकार हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन वीनस के समय का गणित बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला है। और सच कहूं तो यही फैक्ट मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। क्यों? शुक्र को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं, यानी वहां एक साल 225 दिन का होता है। लेकिन उसे अपने ही अक्ष पर, अपनी जगह पर एक बार घूमने में 247 दिन लग जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि वीनस पर एक दिन
उसके 1 साल से भी बड़ा होता है। ये कैसे संभव है? ये इतनी धीमी गति से अपने एक्सिस पर घूमता है कि इसका 1 साल पहले खत्म हो जाता है और वो 1 दिन बाद में पूरा होता है। माइंड बॉगलिंग। और बात सिर्फ दिन के लंबे होने की नहीं है, शुक्र की जो घूमने की दिशा है वो भी उल्टा है। हाँ, रेट्रोग्रेड रोटेशन। आमतौर पर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसी वजह से पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होता है। बिल्कुल। लेकिन शुक्र और अरुण यानी यूरेनस, इनकी कहानी एकदम उल्टी है। ये पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई वीनस पर खड़ा हो तो वहां सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में। उल्टा है साहब। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां का कंपास ही उल्टा कर दिया हो। और देखिए, ये अंतरिक्ष की इन पहेलियों में से एक है जो हमें बताती है कि ये सौर मंडल हमेशा से इतना शांत नहीं था। क्या मतलब? खगोल विज्ञानियों का मानना है कि सौर मंडल की शुरुआत में भारी उथल-पुथल थी। वीनस और यूरेनस हमेशा से ऐसे उल्टे नहीं घूमते थे। तो फिर क्या हुआ? शायद अतीत में किसी बहुत ही विशाल ग्रह या उल्कापिंड के भीषण टकराव ने इनकी धुरी को ही पलट कर रख दिया। बाप रे। ये जो उल्टी दिशा है ना, ये उस प्राचीन खगोलीय हिंसा का एक घाव है जो आज तक मौजूद है। ये तो एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब हर अजीबो-गरीब गुण एक हिंसक अतीत का निशान है। बिल्कुल। अच्छा, अब पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा की बात करते हैं। चांद के साथ भी ना एक ऐसा ही दिलचस्प और अजीब गुण जुड़ा है। कौन सा? हमें हमेशा चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? उसका जो पिछला हिस्सा है जिसे डार्क साइड कहते हैं, आखिर वो हमेशा हमसे छुपकर क्यों रहता है? इसको विज्ञान की भाषा में टाइडल लॉकिंग यानी ज्वारीय लॉकिंग कहा जाता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लेता है और उसे अपने ही अक्ष पर घूमने में भी ठीक इतना ही समय लगता है। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो ये ऐसा है जैसे हम अपने किसी दोस्त के चारों ओर गोलाई में चक्कर लगा रहे हो। हाँ। लेकिन हमारा चेहरा लगातार उसी दोस्त की तरफ हो, हम मुड़ ही नहीं रहे। तो ऐसे में हमारे दोस्त को कभी हमारी पीठ दिखेगी ही नहीं, हमेशा हमारा चेहरा ही दिखेगा। क्या सटीक एग्जाम्पल दिया है आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों? ये भी ग्रेविटी के कारण है। अरबों सालों से पृथ्वी की मजबूत ग्रेविटी चंद्रमा पर एक खिंचाव डाल रही थी। ओके। इस खिंचाव ने धीरे धीरे चांद के घूमने की रफ्तार को कम कर दिया और आखिरकार उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने की रफ्तार के साथ पूरी तरह से लॉक कर दिया। वही टाइडल लॉकिंग। हाँ। और वैसे आपको याद होगा 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने इसी चांद पर पहला कदम रखा था। हाँ, इतिहास का वो बड़ा दिन। और अगर हम मंगल यानी मार्स की बात करें तो उसका घूर्णन काल पृथ्वी के लगभग बराबर ही है और इसके पास 2 प्रमुख मून्स हैं, फोबोस और डेमोस। बिल्कुल। यानी अब हम इन आंतरिक चट्टानी ग्रहों को पार करके बाह्य सौरमंडल में प्रवेश करते हैं। यानी आउटर सोलर सिस्टम। हाँ, जहां गैस के दानव हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर उससे पहले मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत ही अहम सीमा है, एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी। हम इस मलबे की बात तो करते हैं, लेकिन दिमाग में आता है कि ये मलबा आखिर कोई ग्रह क्यों नहीं बन पाया? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये बेल्ट वास्तव में सौर मंडल के निर्माण के समय का बचा हुआ मलबा ही है। तो इसे जुड़कर ग्रह बन जाना चाहिए था ना? बन जाना चाहिए था, लेकिन इन चट्टानों के ठीक बगल में सौर मंडल का सबसे बड़ा गुंडा बैठा था, बृहस्पति यानी जुपिटर। ओह, यानी जुपिटर की विशाल ग्रेविटी ने इन्हें जुड़ने नहीं दिया। बिल्कुल। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने इन चट्टानों को कभी आपस में जुड़कर प्लैनेट बनने ही नहीं दिया। वो अपनी ग्रेविटी से इस मलबे को लगातार हिलाता और तोड़ता रहा। अच्छा। इसीलिए वो आज भी उसी रूप में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जुपिटर सच में एक खगोलीय दानव है और ये इतना तेज घूमता है कि यहाँ दिन सिर्फ 9 घंटे और 56 मिनट का होता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा मून गैनीमीड है, जो पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा मून है। लेकिन इन मास्टर नोट्स में एक तथ्य ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कौन सा तथ्य? जुपिटर को एक विफल तारा या फेल्ड स्टार कहा जाता है, क्योंकि ये अपने स्वयं की रेडियो ऊर्जा बाहर निकालता है। तब एक ग्रह अपनी खुद की ऊर्जा कैसे पैदा कर सकता है? ये काम तो तारों का होता है ना? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प फिजिक्स काम करती है, जिसे केल्विन हेल्महोल्ट्ज मैकेनिज्म कहते हैं। केल्विन हेल्महोल्ट्ज मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है? बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं तो जुपिटर इतना विशाल है कि इसका अपना ही भारी गुरुत्वाकर्षण इसे अंदर की तरफ सिकोड़ता है, यानी कंप्रेस करता है। ओके।
इस लगातार सिकुड़ान के कारण इसके भीतर का दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि ये सूर्य से जितनी ऊष्मा लेता है उससे लगभग 2 गुनी ऊर्जा खुद अंतरिक्ष में छोड़ता है। कमाल है। यानी अगर जुपिटर का मास थोड़ा और ज्यादा होता तो क्या होता? तो इसके कोर में इतना दबाव बन जाता है कि नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता और शायद हमारे सौरमंडल में 2 सूरज होते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तारा बनने की कगार तक तो पहुंचा, लेकिन मास थोड़ा कम रह जाने के कारण विफल रह गया। क्या कहानी है जुपिटर की। अच्छा, अब बृहस्पति के बाद आते हैं शनि यानी सैटर्न पर, जो अपने शानदार रिंग्स यानी छल्लों के लिए फेमस है। और आजकल सैटर्न एक और वजह से चर्चा में है। हाँ, मून्स का नया अपडेट। एग्जैक्टली। सर्वाधिक उपग्रहों के मामले में अब शनि ने जुपिटर को पछाड़ दिया है। अब शनि के पास 145 उपग्रह हैं। 145। कल्पना कीजिए कि सैटर्न के आसमान का नजारा कैसा होता होगा। आसमान में 145 चांद, और वहां का सबसे प्रमुख मून टाइटन है। और इसके बाद आते हैं हमारे बर्फीले दानव अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपट्यून। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसका एक्सियल टिल्ट लगभग 98 डिग्री है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लगता है जैसे ये अपनी कक्षा में लुढ़कते हुए यानी रोल करते हुए चल रहा हो। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की, ये भी वीनस की तरह उल्टी दिशा में घूमता है। हाँ, शायद इसे भी अतीत में किसी बहुत भारी टकराव का सामना करना पड़ा हो, जिसने इसे पूरी तरह से लिटा दिया। ये कोलिजन थ्योरी वाकई बहुत जगह फिट बैठती है। और सबसे अंत में है वरुण यानी नेपच्यून, जो सबसे दूर है और सबसे ठंडा ग्रह है। इसकी दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ 1 साल पृथ्वी के 165 सालों के बराबर है। सोचने वाली बात है। और वरुण का एक बहुत ही प्रमुख मून है जिसका नाम है ट्राइटन। अरे एक सेकंड, यहाँ नोट्स में ना एक बहुत बड़ा अलर्ट है जो मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। क्या है वो? ये टाइटन और ट्राइटन के नाम के बीच बहुत भारी कंफ्यूजन होता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और ट्राइटन वरुण का। हाँ, इन दोनों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एग्जाम में यही गलती कर देते हैं। बिल्कुल। अब चलिए सौरमंडल की एक सबसे बड़ी डिबेट पर आते हैं, प्लूटो की कहानी। 2006 तक हम 9 ग्रह पढ़ते थे। हाँ, मैं भी स्कूल में 9 ग्रह ही पढ़ती थी। और फिर IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की परिभाषा बदल दी और प्लूटो को बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। राइट। तर्क ये था कि प्लूटो ने अपनी कक्षा को साफ नहीं किया है, यानी उसकी कक्षा नेपच्यून से कटती है और वहां काइपर बेल्ट का मलबा मौजूद है। हाँ, क्योंकि ग्रहों की उस नई परिभाषा में 3 शर्तें थीं। सूर्य की परिक्रमा करना, गोल आकार होना और अपनी कक्षा के आसपास के मलके को साफ करना। लेकिन यहाँ मेरे मन में ना एक बड़ा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल उठता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी लोग ये सोचते होंगे। पूछिए पूछिए। अगर अपनी कक्षा साफ ना करना ही पैमाना है, तो जुपिटर की कक्षा में तो हजारों ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं, तो फिर जुपिटर को ग्रह के दर्जे से क्यों नहीं हटाया गया? अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन और तीखा सवाल है। और सच कहूं तो अक्सर लोग इस लॉजिक पर ध्यान नहीं देते। हाँ, तो ऐसा क्यों है? देखिए, खगोल विज्ञान में कक्षा को साफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस ऑर्बिट में कोई धूल का कण या पत्थर होना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या मतलब है? इसका असल मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रभुत्व यानी मास रेशियो से है। मतलब कौन कितना भारी है? एग्जैक्टली। जुपिटर इतना विशाल है कि उसकी कक्षा में जो भी मलबा है वो जुपिटर की ग्रेविटी के पूरी तरह से कंट्रोल में है। अच्छा। उस पूरे मलके का कुल मास जुपिटर के सामने ना के बराबर है। जुपिटर वहां का बेताज बादशाह है, वो बॉस है। और प्लूटो? दूसरी तरफ प्लूटो अपने आसपास मौजूद कुइपर बेल्ट के अन्य पिंडों की तुलना में बहुत ही छोटा है। वो अपने पड़ोस का बॉस नहीं है, बल्कि उस मलके के झुंड का बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। आप समझ गया। यानी बात सिर्फ मलके की नहीं है, बात इस बात की है कि उस इलाके का असली दादा कौन है। बिल्कुल वही बात है। और प्लूटो जिस कुइपर बेल्ट में रहता है, वो नेपच्यून के बाहर स्थित एक विशाल बर्फीली पट्टी है। हाँ, और यही पट्टी उल्काओं और धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स का सबसे बड़ा सोर्स भी है। वही कॉमेट्स ना, जो जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा के फ्रिक्शन से जल उठते हैं। हाँ, वही जिन्हें हम इंसान यहाँ धरती पर बैठकर टूटा हुआ तारा या शूटिंग स्टार समझते हैं और फिर आंख बंद करके मन्नतें मांगने लगते हैं। हाँ, विज्ञान और हमारी भावनाओं का क्या अनोखा संगम है ना ये। वाकई। तो आज की इस पूरी चर्चा ने इन नोट्स को
इतने गहराई से डिकोड करके ये बात पूरी तरह साफ कर दी है कि हमारा सौर मंडल सिर्फ पत्थरों और गैस का कोई शांत समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद डायनामिक, कॉम्प्लिकेटेड और हर पल बदलने वाली दुनिया है, जहां एक ग्रह पर दिन उसके साल से भी बड़ा है। हाँ, वीनस। जहां कोई ग्रह आलसी तरह लेटा हुआ है तो कोई विफल तारा बनकर अपनी ही आग में सुलग रहा है। सच में ग्रेविटी की ये अजीबोगरीब लड़ाइयां ही अंतरिक्ष का असली रूप तय करती हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? आज हमने जो देखा वो केवल हमारे इस एक छोटे से सौर मंडल की कहानी है। इसी में इतनी असाधारण विविधता है। और हमारी एक अकेली मिल्की वे आकाशगंगा ने ही हमारे सूरज जैसे अरबों तारे हैं, जिनके अपने अपने सौर मंडल हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगा है। तो जरा सोचिए, उस अनंत खामोश अंधेरे में जिसे हम बस खाली समझते हैं, वहां और कितने विचित्र संसार छिपे होंगे। रोंगटे खड़े करने वाला ख्याल है। शायद वहां फिजिक्स के ऐसे नियम काम कर रहे हों जिनकी हम इंसानों ने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।